पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो टोटली भरोसे और विश्वास पे टिका होता है। और जिस दिन ये भरोसा विश्वास टूटता है उस दिन कई लोगों की ज़िंदगियां भी बर्बाद कर देता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक महिला हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, बल्कि उसके बाद कई लोग सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश के ज़िला भोपाल शहर की। भोपाल का एक थाना पड़ता है छोला मंदिर। छोला मंदिर थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है लीलाधर कॉलोनी, और इसी लीलाधर कॉलोनी का रहने वाला मनोज शर्मा। मनोज जिसकी उम्र है 38 साल। मनोज की पत्नी का नाम प्रीति शर्मा। प्रीति शर्मा जिसकी उम्र है लगभग 28 से 30 साल के आसपास। मनोज शर्मा के टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें बड़े बेटे की उम्र लगभग 8 साल, दूसरे की उम्र 4 साल और सबसे छोटे बेटे की उम्र लगभग 1 साल। मनोज शर्मा जो कि एक ज्वेलरी शॉप में काम करता है, थोड़े बहुत पैसे कमाता है और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के साथ गुजारा करता है। बात कर रहा हूँ मैं 5 अगस्त 2023 के दोपहर के करीब 12 बजे के आसपास। मनोज शर्मा के घर के अंदर से काफ़ी चीख पुकार की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। आस पड़ोस के लोग जब चीख पुकार की आवाज़ सुनते हैं, भागते दौड़ते उसके दरवाजे तक पहुंचते हैं। लेकिन जब पड़ोसी दरवाजे पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दरवाज़ा अंदर से लॉक है। पड़ोसी जब दरवाज़ा खटखटाते हैं, थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुलता है। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, कमरे के अंदर से 2 नकाबपोश महिलाएँ बाहर निकलती हैं। उन दोनों के कपड़ों पर काफ़ी सारे खून का धब्बा भी लगा था। एक महिला के हाथ में चाकू भी था। महिला उस चाकू को हवा में लहराते हुए पड़ोसियों को डराते धमकाते दोनों मौके से फरार हो जाती हैं। लेकिन पड़ोसी जैसे ही कमरे के अंदर एंट्री करते हैं तो कमरे के अंदर का नज़ारा देख हर किसी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल कमरे के अंदर प्रीति का डेड बॉडी पड़ा हुआ था। उसके शरीर पे कई सारे चोट या घाव के निशान ही नहीं था, बल्कि उसके शरीर से काफ़ी मात्रा में खून भी बह चुका था। उसके बगल में ही उसका 1 साल का बेटा जो काफ़ी चीख चीख करके रो रहा था। पड़ोसी जैसे इस तरह की नज़ारा देखते हैं, सबसे पहले इस बात की जानकारी प्रीति के पति मनोज शर्मा को देते हैं। मनोज को जैसे ही मालूम चलता है, भागते दौड़ते अपने घर पे पहुंचता है और जब अपने सामने अपनी पत्नी को इस हालत में देखता है, मनोज दहाड़े मार करके रोना धोना शुरू करता है। तभी उन्हीं में से एक व्यक्ति इस बात की सूचना नज़दीकी थाने में दे देता है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है। पुलिस सबसे पहले प्रीति की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस जब इस पूरे वारदात के बारे में पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो पड़ोसी भी पुलिस को पूरी कहानी बता देते हैं कि कैसे जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे तो कमरे के अंदर से 2 नकाबपोश महिलाएं बाहर निकली थी। एक के हाथ में चाकू भी था और दोनों के कपड़ों पे कई सारे खून का धब्बा भी लगा था। पुलिस जब उन दोनों महिलाओं के बारे में प्रीति के पति मनोज शर्मा से पूछताछ करती है तो मनोज कहता है कि साहब, मैं किसी भी महिला के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। पुलिस मनोज से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हारा किसी के साथ में कोई दुश्मनी था। इसमें मनोज पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मैं इतना गरीब आदमी हूँ कि मुझे अपने काम धंधा से ही फुर्सत नहीं मिलता है। मेरी भला किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा क्या हो सकता है। पुलिस मनोज के ही तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। हालांकि पुलिस को इतना तो मालूम चल जाता है कि प्रीति की हत्या करने वाली 2 महिलाएं थीं। पुलिस इसी को आधार मान करके गली की सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है। पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है तो आखिरकार उन सीसीटीवी में दोनों महिलाएं दिखती हैं जो गली से बाहर निकलती हैं और जाकर एक ऑटो में बैठ जाती है। उन दोनों महिलाओं का चेहरा तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन जिस ऑटो में जाकर के बैठती है उस ऑटो का नंबर साफ दिखाई दे देता है। इसीलिए पुलिस उस ऑटो के नंबर से उसके मालिक के बारे में पता करती है तो मालूम चलता है कि ऑटो का चलाने वाला एक लड़का है जिसका नाम सचिन है। सचिन जिसकी उम्र है लगभग 22 साल, जो उसी इलाके का रहने वाला है। पुलिस सचिन को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर सचिन से उन दोनों महिलाओं के बारे में पूछताछ करती है। तो सचिन जवाब देता है कि साहब, जो 2 लोग मेरे ऑटो में बैठे थे, दरअसल वो दोनों महिलाएं नहीं थी, बल्कि उसमें से एक पुरुष भी था। पुलिस जब उन दोनों के बारे में सचिन से पूछताछ करती है तो सचिन जवाब देता है कि साहब, जो पुरुष था उसका नाम राम निवास है।
राम निवास जो माता मंदिर का पुजारी है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास है। राम निवास के साथ में जो महिला थी वो कोई और नहीं बल्कि राम निवास की ही पत्नी शालिनी थी। शालिनी जिसकी उम्र है लगभग 27 साल के आसपास। पुलिस सचिन के ही तहरीर पे राम निवास और उसकी पत्नी को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पे जाती है, तो मालूम चलता है कि राम निवास अपनी पत्नी के साथ फरार हो चुका है। पुलिस अब राम निवास और उसकी पत्नी की हर जगहों पर तलाश करना शुरू करती है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए पुलिस अब अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। पुलिस जैसी अपने खबरियों को काम पर लगा देती है, आखिरकार 2 दिन बाद 7 अगस्त 2023 को एक खबरी थाने में पहुंचता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब राम निवास न्यू मार्केट में दिखाई दिया है। खबरी जैसे इस तरह की जानकारी पुलिस वालों को देता है, 7 अगस्त 2023 को पुलिस अपने टीम के साथ न्यू मार्केट में जाती है और वहां से राम निवास को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर राम निवास से प्रीति की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। पुलिस जब राम निवास से प्रीति की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो राम निवास अपना जुर्म ही नहीं कबूल करता है। राम निवास इधर उधर की बात करने लगता है, लेकिन पुलिस जैसे ही राम निवास के साथ सख्ती से पेश आना शुरू करती है, आखिरकार मजबूर होकर राम निवास अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन राम निवास जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई चौंक सा जाता है। प्रीति के पिता का नाम है देवकीनंद शर्मा। देवकीनंद जो कटनी जिले का रहने वाला है। देवकीनंद जो बेहद ही गरीब परिवार से ही नहीं है बल्कि अपने बच्चों की बड़ी मुश्किल से परवरिश करता है। प्रीति जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, उसके बाद से देवकीनंद अपनी बेटी की शादी कराने के लिए एक लड़के का तलाश करना शुरू कर देता है। कई जगहों से रिश्ते भी आता है, लेकिन कोई भी रिश्ता पक्का नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रीति के कमर की हड्डी हल्का सा बाहर निकला हुआ था। जो लोग भी प्रीति को देखने के लिए आते हैं सिर्फ इसलिए रिश्ता पक्का नहीं करते हैं क्योंकि सबका एक ही का नाम होता है कि प्रीति के अंदर जो बीमारी है उस बीमारी से प्रीति कभी माँ नहीं बन सकती है, जिसकी वजह से देवकीनंद भी काफ़ी परेशान रहने लगता है। धीरे धीरे जब समय गुजरना शुरू होता है, आखिरकार साल 2014 में मनोज शर्मा खुद अपना रिश्ता लेकर प्रीति के घर पे जाता है। मनोज शर्मा जो कि ऑलरेडी शादीशुदा है, लेकिन उसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी है। मनोज शर्मा और प्रीति के बीच में उम्र का लगभग 10 सालों का फैसला है। इसके बावजूद भी देवकीनंद अपनी बेटी की शादी मनोज शर्मा से कर देता है। प्रीति जब मनोज शर्मा से शादी कर अपने ससुराल जाती है, उसके बाद अपने पति के साथ बड़ी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करती है। जैसे ही कुछ साल का समय गुजरता है, प्रीति 2 बच्चों की माँ भी बन जाती है। मनोज जिस इलाके में रहता है उसी इलाके के दुर्गा माता मंदिर में पुजारी राम निवास रहता है। राम निवास जो मनोज का एक रिश्तेदार है। दरअसल राम निवास मनोज के बुए के लड़के का रिश्ते में साला लगता है। इसी रिश्ते की वजह से राम निवास अक्सर मनोज के घर भी आते जाते रहता है। राम निवास जो कि प्रीति को रिश्ते में भाभी कह करके बुलाता है, जिसकी वजह से राम निवास जब प्रीति के घर पे जाता है, इसी रिश्ते की वजह से प्रीति से हंसी मजाक भी करता है। लेकिन हंसी मजाक करते करते राम निवास और प्रीति के बीच कब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, दोनों को नहीं मालूम चलता है। दोनों के बीच जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से राम निवास प्रीति से मिलने के लिए अक्सर उसके घर पे ही आना जाना शुरू कर देता है। लेकिन राम निवास प्रीति के घर पे तभी जाता है जब उसका पति अपने काम पर चला जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी ना तो प्रीति के पति मनोज को मालूम चलता है और ना ही राम निवास की पत्नी शालिनी को मालूम चलता है। हालांकि राम निवास अपनी पत्नी शालिनी के साथ ही रहता है, लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, इस बात की जानकारी पड़ोसियों को मालूम चल जाता है। प्रीति के पड़ोसियों को जैसे ही मालूम चलता है, एक दिन एक पड़ोसी इस बात की जानकारी मनोज को दे देता है। पड़ोसी जैसे इस तरह की बातें मनोज से कहता है, इस बात को सुनकर मनोज भी काफ़ी गुस्से में आ जाता है। मनोज जब शाम के वक्त घर पे पहुंचता है, इसी बात को लेकर अपनी पत्नी से बातचीत करता है। जब प्रीति से पूछताछ करता है, इस बात पे प्रीति अपने पति के ऊपर उल्टा ही भड़क जाती है। प्रीति अपने पति को फटकार लगाते हुए कहती है कि पड़ोसी मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा राम निवास के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा है। दरअसल राम निवास तुम्हारा रिश्तेदार है, अगर वाकई में तुम्हें मुझ पर शक है तो तुम अपने रिश्तेदार को मना कर सकते हो कि राम निवास कभी भी हमारे घर पे ना आए। प्रीति जैसे इस तरह की बातें अपने पति से कहती है तो मनोज इस सिलसिले में राम निवास से भी बातचीत करता है, लेकिन राम निवास भी मनोज से झूठ बोलता है। राम निवास कहता है कि मेरा भाभी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा है। दोनों अपनी अपनी सफाई मनोज को तो दे देते हैं, लेकिन मनोज को
अपनी पत्नी के बातों पर यकीन नहीं होता है। इसीलिए अब इसी बात को लेकर मनोज और उसके पत्नी के बीच आए दिन झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। झगड़े तकरार तो शुरू हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रीति रामनिवास से मिलना जुलना बंद नहीं करती है। जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, प्रीति फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन प्रीति जब तीसरी बार प्रेग्नेंट होती है, माँ बनने की खुशी जब उसे मालूम चलता है, प्रीति इस खुशी को अपने पति से इजहार करती है। जब मनोज से जा कर के कहती है कि मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ, इस बात को सुनकर मनोज के चेहरे पे कुछ खास खुशी नज़र नहीं आती है, बल्कि मनोज अपनी पत्नी से साफ साफ कहता है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो बच्चा मेरा नहीं है। मनोज जैसी इस तरह की बातें अपनी पत्नी से कहता है, इस बात पे मनोज और प्रीति के बीच उस दिन जमकर झगड़े तकरार शुरू होता है। लेकिन इस बार जब दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है, प्रीति इस कदर से गुस्से में आ जाती है कि प्रीति अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चली जाती है और फिर अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके में ही रहने लगती है। इधर प्रीति अपने दोनों बच्चों को लेकर के मायके में तो आ जाती है, लेकिन मनोज भी अपनी पत्नी का कोई हाल खबर नहीं लेता है। जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, प्रीति अपने तीसरे बच्चे को जन्म अपने मायके में ही देती है। लेकिन प्रीति का जब तीसरा बच्चा इस दुनिया में आता है, इसके बावजूद भी मनोज अपने बच्चे की हाल खबर लेने के लिए अपने ससुराल में नहीं जाता है, जिस वजह से प्रीति के पिता देवकीनंद काफ़ी गुस्से में आ जाता है। देवकीनंद अपने दामाद के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि प्रीति को यहाँ से लेकर के जाओ। मनोज अपने ससुर को जवाब देते हुए कहता है कि मैं प्रीति को कभी भी वापस नहीं लाऊंगा। मनोज जैसे ही अपना फैसला अपने ससुर को सुनाता है, इस बात पे देवकीनंद इस कदर से नाराज़ हो जाता है कि नज़दीकी थाने में जाता है और मनोज के ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस कर देता है। जैसे ही केस कर देता है, इस बात से मनोज काफ़ी डर जाता है। मनोज के पड़ोसी उसे समझाते हुए कहते हैं कि तुम अपनी पत्नी को जाकर वापस लेकर आओ, वरना तुम्हें जेल जाना पड़ जाएगा। जेल का नाम सुनकर मनोज तुरंत ही अपने ससुराल जाता है और प्रीति को साथ वापस लेकर आता है। लेकिन इस बार भी प्रीति जब अपने पति के साथ वापस अपने ससुराल में पहुंचती है, फिर से पहले जैसे ही रामनिवास के साथ मिलना जुलना शुरू कर देती है। इस बात की जानकारी जब मनोज को फिर से मालूम चलता है, तो मनोज अपनी पत्नी को धमकाते हुए कहता है कि आइंदा से अब अगर मुझे मालूम चल गया कि रामनिवास तुमसे मिलने के लिए हमारे घर पर आया था, तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। जैसे ही मनोज इस तरह की बातें प्रीति से कहता है, तो प्रीति को भी लगता है कि अब शायद कुछ गलत हो रहा है। प्रीति रामनिवास से मिलना जुलना ही बंद नहीं कर देती है, बल्कि उसका फ़ोन उठाना भी बंद कर देती है। रामनिवास इधर प्रीति के नंबर पर जब फ़ोन करता है, उसका फ़ोन ही नहीं उठाती है। मिलने के लिए उसके घर पे भी जब आता है, तो प्रीति उसे मिलने से साफ मना कर देती है। इधर प्रीति जब रामनिवास से मिलना जुलना बंद कर देती है, तो अब रामनिवास के दिमाग में भी एक शक पैदा हो जाता है। दरअसल रामनिवास को लगता है कि शायद प्रीति का किसी और के साथ में चक्कर चल चुका है। जैसे ही ये शक रामनिवास के दिमाग में बैठता है, इस वजह से रामनिवास इस कदर से गुस्से में आ जाता है कि उसी दिन ही रामनिवास प्रीति को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। जब प्रीति को लेकर के रामनिवास परेशान रहने लगता है, तो इधर अब रामनिवास की पत्नी शालिनी को भी मालूम चल जाता है कि उसका पति का प्रीति के साथ में अफेयर चल रहा है। लेकिन जब प्रीति अब रामनिवास से मिलना जुलना बंद कर देती है, तो रामनिवास अब प्रीति को इस दुनिया से हटाने के लिए जो षड्यंत्र बनाता है, इस षड्यंत्र में खुद अपनी पत्नी शालिनी को भी शामिल कर लेता है। और इसी षड्यंत्र के तहत 5 अगस्त 2023 को रामनिवास चंदन के नंबर पर फ़ोन करता है और उसका ऑटो अपने घर पर मंगाता है। चंदन जब इधर ऑटो लेकर के रामनिवास के घर पर पहुँचता है, तो रामनिवास अपने षड्यंत्र के तहत अपनी पत्नी शालिनी से कहता है कि तुम्हें शक है ना कि मेरा प्रीति के साथ में अफेयर चल रहा है, तो चलो आज हम दोनों उसके घर पे चलते हैं और आज सारा लफड़ा ही ख़त्म कर देते हैं, ताकि जो शक तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो शक भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। रामनिवास जैसी इस तरह की बातें शालिनी से कहता है, तो शालिनी भी रामनिवास के साथ प्रीति के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन रामनिवास अपनी पत्नी से कहता है कि जब हम प्रीति के घर पर चलेंगे तो हम नकाबपोश में चलेंगे, क्योंकि वहाँ पे जब जाएंगे आस पड़ोस के लोग अगर मुझे देख लिया तो फिर से प्रीति और उसके पति के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाएगा। रामनिवास जैसे ही इस षड्यंत्र के बारे में अपनी पत्नी शालिनी से कहता है, तो शालिनी भी अपने पति की बात मान लेती है और फिर दोनों नकाबपोश में ऑटो में बैठते हैं और प्रीति के घर पे पहुंच जाते हैं। जब दोनों ही दोपहर के वक्त प्रीति के घर पे पहुंचते हैं, उस वक्त मनोज शर्मा अपने काम पे गया था। प्रीति के दोनों बच्चे स्कूल जा चुके थे। उस वक्त प्रीति के घर में प्रीति और उसका 1 साल का बेटा ही घर पे मौजूद था।
लेकिन रामनिवास जब प्रीति के घर पे पहुंचता है तो उससे पहले अपने षड्यंत्र के तहत ही अपने पास में एक तेजधार हथियार भी लेकर के गया हुआ था। जैसे ही दोनों प्रीति के घर के अंदर एंट्री करते हैं, रामनिवास प्रीति के घर का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देता है। इससे पहले कि शालिनी को कुछ समझ में आता है, रामनिवास अपने पास से तेजधार हथियार निकालता है और प्रीति के ऊपर एक पर एक कई सारे वार करना शुरू कर देता है। प्रीति का 1 साल का बच्चा जब चीखना चिल्लाना शुरू करता है तो उसके बच्चे को शालिनी संभाल लेती है। रामनिवास प्रीति के ऊपर इतना काफ़ी वार करता है जिसकी वजह से प्रीति की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। लेकिन चीख पुकार का आवाज़ सुन करके पड़ोसी जब वहाँ पे पहुँचते हैं, दरवाज़ा जब खटखटाते हैं, रामनिवास और उसकी पत्नी दरवाज़ा तो खोलते हैं, लेकिन हाथ में चाकू लिए रामनिवास हवा में लहराते हुए पड़ोसियों को धमकी देता है और फिर अपनी पत्नी के साथ मौके से फरार हो जाता है। वाकई में रामनिवास जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस रामनिवास के ही तहरीर पे उसकी पत्नी शालिनी को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन दोनों पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।